नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस अकेडमी में। और पॉलिटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी तो उसमें आज ये हमारा एक नया टॉपिक है, हमारा राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो कुछ दिन से इसके वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो कुछ त्यौहार के चक्कर में भी थोड़ा सा बिजी होने के कारण ये वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो अब आपको जो है रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 2023 है, अन्य भी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी पूछी जाएगी, वन लाइनर जो भी, देखिए वनडे एग्ज़ाम जो भी होगा आपके एमसीक्यूज़ फॉर्म में, तो उसके लिए ये बुक जो है रामबाण इलाज है, कह सकते हैं इसको। तो इसको आपने अगर ढंग से कवर कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। जैसे कि अभी पॉलिटी की अभी पॉलिटी का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी अगर आप लोगों को देखना है, हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब मैंने वहाँ पर कवर करवा के रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो रिवीजन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है बुक में, आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन मान लीजिए उसका हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो भी अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं तो इसमें बुक में वन लाइनर फॉर्म में दिए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। देखिए, सबसे पहले मैं एक की पॉइंट आपको बता दूं, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो क्वेश्चन जो है, आप कॉन्सेप्चुअल अगर चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है तो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। देखो होता क्या है कि राज्य के लिए जो है कुछ टारगेट्स, संविधान जो सभा हमारी थी, हमारे संविधान में कुछ टारगेट्स दिए गए, राज्य कह लीजिए या फिर देश कह लीजिए या फिर गवर्नमेंट कह लीजिए। तो उसके लिए कुछ टारगेट निर्धारित किए गए हैं कि इन टारगेट्स को गवर्नमेंट पूरा करेगी समय समय पर अपने संसाधनों के हिसाब से। तो वो जो टारगेट्स हैं वो हमारे दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगर जो भी डेवलपमेंट होगी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर योजनाएं बनाएगी, जैसा कि उसके पास में संसाधन उपलब्ध होंगे। तो बस यहाँ पे ये बात तो कम से कम आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन था तो इसमें क्या क्या उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये स्टेटमेंट वाइज आपको यूपीएससी और अदर स्टेट के जो पीसीएस हैं उनमें सब में जो क्वेश्चन पूछे गए वही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य आप देख सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सब इसके उद्देश्यों में आते हैं। राज्य के नीति तत्व जो है सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं। तो आप इनको पार्ट में डिवाइड करें राज्य के नीति तत्वों को, तो ये आपके डिवाइड हो जाएंगे समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी के बीच में ये जो है डिवाइड हो जाएंगे। संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन क्या है। तो स्टेटमेंट बैंक क्वेश्चन ये यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले ये किस में आते हैं, भाग 4 में आते हैं, ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसमें जो चीज़ भी लिखी गई है गवर्नमेंट अपने संसाधनों के हिसाब से ही इनको टारगेट्स को पूरा करेगी। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य इस पर कानून नहीं बना सकती है। तो ये जो है उसका स्वेच्छा पर क्या छोड़ा गया कि संसाधनों के उपलब्धता पर ये छोड़ दिया गया, इनको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, तो कानून इनको देख के ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनाती है। अगला देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में कहाँ पर दिया हुआ है। भारत के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि दोनों के साथ चयन करने का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व भी होगा। अगर दोनों नहीं दिया हुआ है, प्रस्तावना और अगर मान लीजिए एक आपके 1 और 2 दोनों ही दे दे तो आपको दोनों ही चूज़ करने, अगर सिर्फ 2 दे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे हाई चांस आपके रहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पक्ष में आपको जाना चाहिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं, यानी कि प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को जो है प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा प्राप्त हुई या फिर वहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व
या फिर सिद्धांत, ये जो है वाद योग्य नहीं है, इनको लेकर आप न्यायालय तो नहीं जा सकते। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत हैं, तो आधारभूत क्या चीज़ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसके आधारभूत हैं। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित या फिर गठित करने के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में आता है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसमें क्या जो है मैचिंग का क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में है आपका कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 में आपका आता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास और 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया हुआ है। तो ये कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनसे ही बार बार घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कथन दे रखा है कि मनरेगा आर्य परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, मनरेगा के तहत कम से कम एक लेबर को जो है 100 दिन का रोजगार तो गवर्नमेंट दिलाएगी। अगर 100 दिन का भी नहीं दिला पाती तो उसके एवज में जो है उसकी भरपाई के लिए उसको भत्ता मिलेगा। रोजगार का अधिकांश अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में प्राविधित है, तो भाग 3 में नहीं है, क्योंकि भाग 3 में हमारे क्या है मौलिक अधिकार दिए हुए। वहाँ पे रोजगार का अगर मौलिक अधिकार ही मिल जाएगा तो सबको रोजगार ही मिल जाएगा। तो ये भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों में। तो इस वजह से हमारा ये जो कारण है गलत हो जाता है। अगला देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक, यहाँ पे वही है कि आर्टिकल मैचिंग का क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। 51 में आपका क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है। 43 के काम में आता है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने का अधिकार। 48 के काम में आता है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आपके 43 के ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान क्या क्या हैं? तो शोषण से बच्चों के अल्पवयों की सुरक्षा, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 39 के 4 में। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 39 के का में जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 के का में। ये सब चीज़ें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये बात लिखी है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा, यानी कि न्यायपालिका अपने मामले में और कार्यपालिका जो है एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देगी। तो ये अनुच्छेद 50 किस में आता है? आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अच्छा देखिए, बात करें अनुच्छेद 36 से लेकर आपके कितने हैं? आपके हो जाते हैं 50 जो आर्टिकल दिए हुए हैं। तो ये आपके आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नहीं, यहाँ पे 51 हो जाएगा, क्योंकि 51 के काम में आपके मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। और भाग तो आपका 4 आप लोगों को पता ही है। भारत के संविधान में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो यहाँ किस में? अनुच्छेद 51 में है। भारत की विदेश नीति संबंधित है किससे? अनुच्छेद 51 में। और संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है, तो किनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चे हो गए, स्त्रियां हो गई, जनजाति जो लोग होते हैं, इनके लिए विरुद्ध जो है अधिकार दिए हुए हैं शोषण के विरुद्ध। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इनमें से क्या क्या है? मद्य का निदेश, गौ रक्षा, गौ संरक्षण बोल सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार बना दिए गए हैं। तो पहले ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था, अब इसको हटा के मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। मादक पेयों या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग प्रतिषेध शामिल है, तो ये आर्टिकल 47 में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो किस तरीके से भिन्न है? तो क्योंकि नीति निर्देशक तो सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, और जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उनको लेकर आप कोर्ट तो नहीं जा पाएंगे। अगला है गांधीवादी सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो किसके बारे में शांत है? प्रौढ़ शिक्षा को लेकर संविधान शांत है। अगला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, आपके 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको 3 जो है नीति निर्देशक तत्व दिए थे और 1 सूचना का अधिकार दिया था, तो उसमें से आपको गलत छांटना था। नीति निर्देशक तत्व हैं तो क्या है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा क्या? तो पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, ये सब करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो केटी शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में कौन सा पूरा होता है? तो ये होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान किसमें पाए जाते हैं? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में, इन दोनों में ही ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला देखिए, हमारा चैप्टर जो है वो है मूल कर्तव्य, तो इसको भी आज हम लोग आज ही इसको एंड कर देंगे। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें से पूछे गए हैं, जो भी पूछे गए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पूछा गया था कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर रखा गया है अनुच्छेद 51 का के तहत उपखंड ग में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51 के ए में। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो जो स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी, इसकी संस्तुति पर जो है इनको शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति जो कब गठित हुई? 1976 में। जो है सदस्य कौन कौन थे? तो AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन जो है इसके सदस्य थे। संविधान में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। इसमें डेट आपकी है 3 जनवरी 1977 को। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, तो भाग 4 का ए में उल्लिखित हैं। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब टोटल अभी कितने हैं? 11, तो इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन है, तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्यान के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानूनों के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अगला है कि भारत में मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये क्या है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए ये बनाए गए हैं। आगे है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित या फिर विकास करना चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है क्या क्या? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रहना, ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में आते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में इसमें क्या क्या? देखिए वही चीज़ें हैं कि आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें उसमें दी गई हुई हैं। तो वही है कि इसमें आप लोग इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ देंगे तो इसमें पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें मौलिक कर्तव्य में दी हैं, हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। तो कम से कम एक स्टूडेंट लाइफ में आपको कम से कम इतना तो, एक जिम्मेदार नागरिक के चलते आपको इतना पता ही होना चाहिए कम से कम। बाकी देखते हैं कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास होना चाहिए, वैयक्तिक या फिर सामूहिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी का संरक्षण जो है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो ये आपके अनुच्छेद 51 के काम में है और इसका उपखंड 6 में आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें सही कथन है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं अनुच्छेद 51 के ए में। देखिए भाग किस में है मौलिक कर्तव्यों का? भाग 4 का ए।
या फिर 4 का अनुच्छेद 51A में जो है प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित हैं राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सब उसमें है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में नहीं है, आपके ऑप्शन पूछे गए तो उसमें एक आपका ऑप्शन था लोक चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है तो पूछा गया था आपसे कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता के प्रावधान, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व और भाग 4 के ए में आपको मिल जाएंगे मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध कहाँ पे दिया गया है? ये आपका मूल कर्तव्यों में दिया गया है। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन एक और है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना अनुच्छेद 51 के गा में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 के का के छा में मिलेगा आपको। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 51 का के जा में। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही जो है देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।